हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन की हम बात करें तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं। भैया तारीख पे तारीख जो है लगती रहती हैं, लेकिन आपको तारीखें जो है याद नहीं होती। तो उसी का जो है सॉल्यूशन लेके आपके अमित भैया आपके सामने खड़े हुए हैं। और आज एक तरीका नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको पूरे 5 तरीके बताऊंगा। पूरे 5 अलग अलग तरीकों में जो है आपको डेट्स को याद करने की टेक्निक बताने वाला हूं। जब मैं डेट्स की बात करता हूं भाई, तो यहां पर जब हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री में डेट्स की और आंसर राइटिंग की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों को 2 तरीके की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। पहली समस्या कि सर हिस्ट्री में आंसर याद नहीं होते, हिस्ट्री याद नहीं होती। और दूसरा कि सर डेट्स याद नहीं होती, डेट्स को कैसे याद करें, है ना। तो यहां पर दोनों, अगर मेरे आपने ध्यान से सेंटेंस सुने होंगे तो उसमें याद शब्द को जो है ना हटा दो। पहले अपनी डिक्शनरी में कि याद कैसे होगा, ये शब्द जो है हटा दो, बिल्कुल हटा दो। पूरे समाज विज्ञान में से ही जो है ये शब्द जो है सर याद कैसे होगा, इसको बिल्कुल ही क्रॉस मार्क कर दो। मत याद करो, प्लीज मत याद करो। याद करने का जो स्टेप होता है बिल्कुल आखिरी स्टेप होता है, समझो यार थोड़ा सा। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बिना कॉन्सेप्ट के आप कोई भी चीज को याद करोगे तो वो याद नहीं होगा। और आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा ही शार्प है तो याद हो जाएगा ना, तो वो काइंड ऑफ एक रट्टेपने वाली बात होगी, है ना। आप रट रहे हो और रटने वाली जो चीजें होती है ना, बहुत ही लिमिटेड टाइम तक जो है आपके ब्रेन में रहती हैं। अगर कोई भी चीज को आप समझ रहे हो और समझ रहे हो और बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, उसके बाद वो चीजें याद अपने आप ही होती चली जाती हैं। क्लियर है। तो यहां पर भी इस सेशन में भी हम जो है डेट्स पे बात करने वाले हैं। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा डेट्स को याद करने के, और इन 5 तरीकों में से आपको कोई भी अच्छा तरीका लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। वैसे तो मैंने ये जो सेशन है पहले भी लिया है कई बारी, और उसमें मैंने कई अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं, लेकिन इसमें जो है आज 2 एक्स्ट्रा तरीके जो है मैं बताने वाला हूं। पूरे 5 मेथड बताने वाला हूं मैं आपको, जिससे जो है आप अच्छे से जो आप अपनी डेट्स को याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के सेशन को जो है हम शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, पहली बात क्या है, देखो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, जो स्टूडेंट्स बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, तो उनसे मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री में ना सबसे पहले क्या होता है, चीजें जो है कनेक्ट करने वाली होती हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा जब हिस्ट्री पढ़ता है ना तो वो ना हर टॉपिक को, कोई भी अलग जैसे टॉपिक है उसको अलग अलग काउंट करता है कि ये टॉपिक अलग है तो इसे अलग पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक आएगा वो अलग टॉपिक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ठीक से आप पढ़ोगे, ठीक से एनालाइज करोगे चीजों को, तो हर एक टॉपिक जो होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे भारत में राष्ट्रवाद पढ़ोगे तो पहला जो टॉपिक था बेसिकली वो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर असर क्या हुआ। ठीक है। और उसके बाद ठीक उसके बाद ही जो है गांधी जी की एंट्री होती है, और गांधी जी की एंट्री भी जो है प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे हुई थी। तो ये अलग अलग कैसे टॉपिक हो गए। गांधी जी ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया, गांधी जी ने अहमदाबाद स्ट्राइक की, गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किया। उसके बाद आप देखोगे रॉलेट एक्ट पास हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट पास क्यों हुआ था, क्योंकि यहां पर राष्ट्रवादी गतिविधियां बहुत बढ़ रही थी। और बढ़ क्यों रही थी, उसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो प्रथम विश्व युद्ध को ही जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध से भारत में क्या असर हुआ था वो हमने सारी चीजें पढ़ी, और उसके बाद चीजें किसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ती हैं, तो वो प्रथम विश्व युद्ध के अकॉर्डिंग ही तो आगे बढ़ती हैं। तभी तो रॉलेट एक्ट पास किया, और रॉलेट एक्ट पास हुआ तभी जलियांवाला बाग कांड हुआ, है ना। रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसके विरोध में ही तो यहां पर जलियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद ये कांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हर चीज मतलब हर इवेंट जो है, मतलब एक आपने कहावत सुनी है ना, साइंस में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये यहां पर हर एक जो एक्शन हो रहा है अंग्रेजों का, उसका एक रिएक्शन हो रहा है ना। जब जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, फिर अचानक से क्या होता है, अचानक से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। आप सुनना ध्यान से, अब मैं पूरा कनेक्ट करवा रहा हूं आपको, ऐसे ही कनेक्ट किया करो। ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, फिर गांधी जी ने सोचा क्यों ना हम खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन को जोड़ लें, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, अब अगर प्रथम विश्व युद्ध ना हुआ होता तो खिलाफत आंदोलन कहां से होता। खिलाफत आंदोलन था क्या कि टर्की हार गया था, और जब टर्की हार गया था, अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, तो वो एक संधि साइन करवा लेते हैं। तो पूरे दुनिया के जो मुसलमान होते हैं वो काफी जो है ऑफेंड हो जाते हैं भाई, है ना। काफी अपनी जो है एक बेइज्जती, उन्हें ऐसा लगता है हमारी बेइज्जती हुई है। तो अगर प्रथम विश्व युद्ध होता ही नहीं तो ये सारे इवेंट कैसे होते। अब यहां पे आप समझे कि हर एक चीज जो है वो कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है हिस्ट्री में। तो कनेक्ट करके ही जो आप अगर पढ़ोगे तो डेट्स तो आपको अपने आप याद हो ही जाएंगी। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप डेट्स को सेपरेटली याद करते हो, ये बहुत ही गलत बात है। अलग अलग डेट्स को याद मत करो। ऐसे अलग तुम एक कॉपी पर लिख लोगे और ऐसे याद करने बैठोगे तो कभी जिंदगी में भी आपको जो है याद नहीं होगी। सबसे पहली चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और हर टॉपिक को जो है जोड़ो। अब यहां पे स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि देखो पढ़ो, इतिहास में कहानी और कार्यक्रम प्राथमिक फोकस होना चाहिए। सबसे पहला फोकस आपको क्या होना चाहिए कि वो जो कहानी है ना, उसे कहानी की तरह पढ़ो, उसे सिलेबस की तरह मत पढ़ो।
ठीक है, ये कहानी और कालक्रम। कालक्रम मतलब कि कोई भी चीज जो है ऐसा नहीं है कि तुमने उठा के कहीं से भी पढ़नी शुरू कर दी, एक कोई उसका समय काल तो होगा ना, वो जो इवेंट हुआ है ना, वो जो इवेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा, तो वहां से पढ़ो ना। ऐसे भी तुमने बीच में उठा के कहीं से भी इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया और फिर तुम कहते हो कि सर इतिहास याद नहीं होता। तो एक कहानी बहुत जरूरी होगी, कॉन्सेप्ट। पहली कहानी, कहानी से तो आप आंसर राइटिंग लिखते हो भाई, कहानी ही नहीं पता तुम आंसर कैसे लिखोगे, और तभी कहते हो सर आंसर याद नहीं होता। और दूसरा कालक्रम। कालक्रम मतलब, कालक्रम का मतलब क्या हुआ कि जो भी काल का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो भी जैसे जैसे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं, है ना। और जब स्टेप बाय आगे बढ़ती हैं भाई, तो यहां पे क्या होता है, तो यहां से ही कहानी बनती है हमारी। तो कहानी की तरह कहानी को पढ़ो, और ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा के पढ़ लो उसको, जो है आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी जो टाइमलाइन है उसको फॉलो करना है ना। कालक्रम को जो है उसको आपका प्राथमिक फोकस होना चाहिए। तारीखें जो है गौण चीज है, तारीख मतलब गौण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सेकेंडरी चीज है। तारीख में फोकस ही मत करो, स्टार्टिंग में तो तारीखों को याद ही मत करो, डेट्स को बिल्कुल याद मत करो। क्लियर है ना। तो यही जो है आपका मेन फोकस होना चाहिए। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहां पे मैंने जैसे उदाहरण लिया है ना, ये जो कालक्रम जो होगा, कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा सर कालक्रम का मतलब क्या है, तो उसको मैंने जो उदाहरण से बताया आपको, ध्यान से देखोगे। महात्मा गांधी जी आए, कोई भी एक कालक्रम पकड़ लो, कोई भी, है ना, बीच से, बीच में नहीं पकड़ना, बिल्कुल बीच से नहीं, मतलब स्टार्टिंग से कोई एक टाइम जो है उसे पकड़ लो और उसको पकड़ के ही जो आगे बढ़ो। जैसे यहां पर पढ़ो आप ध्यान से, महात्मा गांधी जो भारत में कब आए, 1915 में आए। महात्मा गांधी भारत में कब आए, 1915 में, साउथ अफ्रीका से, है ना। और यहां से ही सारी जो चीजें हैं वो घटित होनी शुरू होती हैं, क्योंकि अगर आप अपना पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ोगे भारत में राष्ट्रवाद, तो दूसरे चैप्टर में आप देखोगे कि सारी जो चीजें, जो भी डेट्स वाले प्रश्न आते हैं वो 1915 के बाद ही आते हैं, है ना। स्वदेशी आंदोलन वगैरह के बारे में बताया नहीं है, 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद की चीजें नहीं बताई हैं। लेकिन हाँ, 1915 के बाद जो सारी डेट्स आपको याद रखनी है, तो कोई एक डेट पकड़ लो आप, है ना। जैसे आपने पकड़ ली 1915, है ना, 1915 के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, तो यहां पर डेट्स पे फोकस मत करना, डेट्स पे भूल जाओ, डेट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, भूल जाओ बिल्कुल। अब ये फोकस करो इवेंट कौन सा हुआ था, कालक्रम क्या हुआ था, मतलब क्या कहानी क्या थी कि गांधी जी आए और गांधी जी ने 1 साल तक भ्रमण किया पूरे भारत का। फिर गांधी जी को अचानक से चंपारण से राजकुमार शुक्ला जी का फोन आया, फोन तो नहीं चलते थे, राजकुमार शुक्ला जी खुद ही आए और बोला कि चंपारण चलो हमारे साथ, और वहां पर जो है आपका जो न्यू स्कीम आई है ना, ये सत्याग्रह वाली, ये अप्लाई कर दो। तो गांधी जी ने कहा ठीक है चलो चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1917 में, है ना, यहां पर थोड़ा सा बेटा याद करना है, थोड़ी डेट्स गलत लिखी हुई है, देखो 1917 और 1918 और 1918, है ना, यही ठीक है। खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक दोनों 1918 को ही हुए थे, 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था। तो आपको क्या याद करना है कि भैया चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, है ना, फिर खेड़ा हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, अहमदाबाद की हड़ताल, और उसके बाद जो है खेड़ा आंदोलन। क्लियर है, तो आपको ये दोनों याद है। अब क्या है आपको करना है, चलो ठीक है, आप खेड़ा आंदोलन हो गया, उसके बाद आपने देखा, उसके बाद क्या देखा आपने, एकदम से जो है 1919 में, करीबन 1918 1919 की बात है ये, रॉलेक्ट एक्ट पास हो जाता है ना। और जब रॉलेक्ट एक्ट पास होता है तभी क्या होता है, तभी ठीक उसके 13 अप्रैल 1919 को जो है यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है भाई, है ना। अब यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप पता है ना कि जो रॉलेक्ट एक्ट पास हुआ, एक्शन हो गया, अंग्रेजों का एक्शन हो गया। अब रिएक्शन क्या हुआ उसका, जलियांवाला बाग, है ना, हमने क्या किया, विद्रोह कर दिया, जलियांवाला बाग में जो है वहां पे गोली चल गई। अब जलियांवाला बाग का रिएक्शन क्या हुआ कि हमने जो है असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। तो कहानी आपको ऐसे पता होगी, ये पहली चीज हो गई। अब यही जो चीज है आप अब 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी पढ़ लोगे विद डेट्स के साथ में, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कहीं से बीच से स्टोरी उठा ली आपने, कहीं बीच में से स्टोरी नहीं उठानी तो याद नहीं होगा। एक कालक्रम को फॉलो करना है, एक टाइमलाइन को आपको फॉलो करना है। 1915 एक कोई डेट पकड़ लो और उस डेट को फॉलो करते करते आगे जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन्हें याद करते रहो। याद ना हो तो मेरा नाम बदल देना, कहानी याद करो, मैंने कहानी को याद करने को बोला है। डेट्स तो बीच में आएंगी और डेट जब बीच में आएंगी तो आपको अपने आप जो है डेट्स याद हो जाएंगी। क्लियर है, आई होप आपको इतनी चीजें वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। कहानी और केवल महत्वपूर्ण तिथियों के साथ एक समय रेखा तैयार करें, है ना, समझ में आ गया। एक आपको समय रेखा तैयार करनी है पूरी, और जो महत्वपूर्ण तिथियां है ना उन्हें पढ़ना है। कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा फालतू की डेट्स नहीं पढ़नी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नॉलेज के लिए, अरे भाई नॉलेज के लिए तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा, सिर्फ वही डेट्स याद करो जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ये आगे काम आने वाली नहीं है आपको लाइफ में कभी। आपको कहानी ही पूछेंगे, आप किसी को अगर कहानी भी सुनाते हो ना तो यहां पे डेट्स थोड़ा बोलोगे, डेट्स तो ऊपर नीचे हो जाती है कभी। तो डेट्स में इतना ज्यादा वो डेट्स को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना आपको।
पहली चीज हो गई, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहां पे दूसरी पहली तकनीक हो गई कि एक समय रेखा को जो आपको एक फॉलो करना है, वो जो समय रेखा है उसको फॉलो करना है और उसको जब बार बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। दूसरा देख लो, दूसरा एक निंजा टेक्निक है। अब जैसे मान के चलो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उन्हें ये भी बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर ये हमसे ना हो पाएगा, कौन कहानी याद करे, है ना, वैसे भी बहुत सारी चीजें याद करने को, ये तो हमसे ना हो पाएगा। तो ये आ जाओ उनके लिए दूसरी चीज है, नंबर पूरे मिलेंगे, गारंटी देता हूं मैं, है ना। तो सदी को जो है यहां पर क्या करो, सदी को 4 भागों में बांट लो। सदी की बात करें हम, देखो 100 साल होते हैं, 100 साल को आप 4 भागों में बांट लो, है ना। तो ये कितने आएंगे, 25, है ना। 100 को 4 में बांटोगे 25 आएंगे, मतलब 25 25 25 25, क्लियर हो गया ना। तो यहां पर अब क्या हुआ, देखो 4 भाग हो गए, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी और चौथी तिमाही। मतलब हमने 100 साल लिए, 1900 से 2000 तक हमने 100 साल ले लिए, मान के चलो। और 100 साल को ही हमने क्या कर लिया, 4 भागों में विभाजित कर लिया। और पहली भाग को हमने क्या बोल दिया, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही। अब मान के चलो कोई भी घटना हुई है 1915 में, मान के चलो 1915 में कोई भी घटना हुई है। अब आप 1915 भूल गए कि भैया 1915 याद ही नहीं है। इतना पता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, या फिर ऐसे बोल सकते हो 20वीं शताब्दी के पहली तिमाही में हुआ था, है ना, पहली तिमाही में हुआ था। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 1915 है ना, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डेट जो है आप भूल गए हो। ये याद रखना, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, क्लियर है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे पहली तिमाही की शुरुआत में, दूसरी तिमाही का, जैसे मान के चलो कोई भी घटना हुई है 1930 में, लाहौर सेशन हुआ था 1929-30 में हुआ था, और लाहौर का अधिवेशन जो है, अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे दूसरी तिमाही में, दूसरी तिमाही की शुरुआत में, ऐसे लिख सकते हो, दूसरी तिमाही के शुरुआत में, है ना। कोई चीज तीसरी तिमाही में हुई है, चौथी तिमाही में हुई है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 20वीं शताब्दी के अंत में। तो अगर आप मोटा मोटा डेट भूल जाते हो तो इन शब्दों का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी गारंटी देता हूं मैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर तीसरा रूल है, ये इस रूल को हम बोलते हैं रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि मोटा मोटा ऊपर नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल वही नंबर नहीं होगा, बिल्कुल वही डेट नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको पता होगा, फिर भी आपको, जैसे मान के चलो 1915 कोई डेट है, 1915 डेट है, लेकिन आपको 1915 नहीं पता, आपको ये पता है कि 1915 से 20 में हुई है, आप 1915 भूल गए हो मान के चलो, और आपको इतना पता है कि 1910 के बाद ही हुई है ये चीज, है ना, 1915 के बाद ही हुई है ये चीज। मान के चलो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, अब आप भूल गए, आपको लग रहा है 1918 में हो सकता है, 1916 में भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि वो आगे पीछे भूल जाते हैं, एग्जैक्ट डेट याद नहीं रहती, उसके आगे पीछे की डेट याद रहती है। तो इस केस में क्या करें, है ना, तो इसमें लगेगा भाई रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन, है ना। जैसे आप लगा सकते हो कि जैसे 1915 कोई डेट है, अब मान के चलो डेट आप भूल गए, तो क्या लिख सकते हो आप सिंपली लिख सकते हो 1910 के दशक में, 1910 के दशक में, दशक का मतलब क्या होता है 10 साल, है ना। जैसे मान के चलो कोई भी घटना हुई है 1928 की, अब आप पूरी 1920 से लेके 30 तक की डेट भूल चुके हो, लेकिन आपको इतना पता है कि 1920 के बाद ही हुई है, अब ये नहीं पता कब हुई है, 1928 में भी हो सकती है, 27 में भी हो सकती है, तो कंफ्यूजन है। अब आप एग्जैक्ट डेट लिखोगे वो गलत भी हो सकती है, क्या पता आपने 1928 की जगह 1925 लिख दिया, 1926 लिख दिया, तो इस केस में क्या करोगे, अब ये 28 है ना, 1928, 28 मतलब 1920 के दशक में, कॉमा लगा के ऊपर अपोस्ट्रोफिस लगा के एस करके के दशक में, दशक का मतलब ही क्या होता है 10 साल, मतलब 1920 के दशक का मतलब क्या हुआ कि 1920 से लेके 1930 तक, ऐसे जो है आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है सबसे बढ़िया तरीका है ये वाला, इससे क्या होगा, इससे अगर आप एक बारी, दो बारी, तीन बारी पढ़ लोगे तो आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, तो आप एग्जैक्ट डेट लिखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, इन केस अगर आप डेट भूल जाते हो तो दूसरा और तीसरा तरीका जो है अपना सकते हो। आप कहोगे सर आपने तो बोला था 5 तरीकों के बारे में, 5 तरीके हैं भाई, मेरे पास 5 तरीके हैं, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो चौथा और 5वां तरीका है ना, वो मैं इन वाले बच्चों के लिए लाया हूं, इन वाले बच्चों के लिए, है ना। जो पहला तरीका है ना, ये वाला पहले तरीके वाले के लिए लाया हूं, है ना, पहला तरीका। अगर आप प्रॉपर जो है एक समय काल को, एक समय की रूपरेखा को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए लेके आया हूं। आ जाओ भाई, जानते हैं चौथा टेक्निक क्या है। चौथी टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका जो भी रूम है, मान चलो सिंगल ही रूम है, या फिर आप रूम, जिस रूम में आप पढ़ते हो, सिंपल सी बात है, किसी का पर्सनल रूम होगा, किसी का पर्सनल रूम नहीं होगा, किसी का जिस रूम में आप पढ़ते हो, तो भाई उस रूम के अपने गेट पे, उस रूम के गेट पे लगा लो, डोर्स पे, है ना, या फिर जो विंडो है, खिड़कियां जो है, उस पे पूरा जो है यहां पर आपको एक पर्चा बना लेना है, और उस पर्चे पे आपको सिर्फ डेट्स नहीं लिखनी, उस पर्चे पे आपको क्या लिखना है, उस पर्चे पे आपको
वो कहानी मतलब एक एक लाइन में, जैसे असहयोग आंदोलन है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो जो है कहानी, हल्की सी कहानी लिखनी है। और हाँ, वो जो कहानी होनी चाहिए एक पूरी समय रेखा को फॉलो कर रही हो, है ना। ऐसा नहीं है कहीं से बीच से उठा के लिख ली, मैंने समय रेखा का मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया है। लिख लो आप, और वो जो है उसका जो है आप फोटोकॉपी करवा के 3-4 जगह जो है चिपका दो, अपने टेबल पे रख दो। जैसे आपने बहुत सारी चिट्स बना ली होंगी, चिट्स है ना, बहुत सारी चिट्स बना लेते हो ना छोटी छोटी, वो चिट्स जो आपने चिपका लो। अब जब भी क्या करोगे, जब भी आप उस गेट से गुजरोगे, उस दरवाजे को देखोगे, उस खिड़की को देखोगे आप, है ना, और टेबल के सामने आप अपने जो वॉल होती है, दीवार जो होती है, उस पर जब आप देखोगे, बार बार एक चीज को देखोगे, बार बार एक चीज को देखोगे, तो एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो चीज आपको जो है याद हो जाती है। मतलब जैसे मान के चलो आपने बहुत सारे लोगों को आप मिले होगे, बहुत सारे लोगों को, लेकिन कोई एक इंसान आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक मिलता रहे तो उसकी शक्ल आपको याद हो जाती है। क्लियर है ना, उसकी शक्ल भी याद हो जाती है आपको, वो शक्ल जो है माइंड में रहती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप एक चीज को जो है डेली देखोगे तो वो 20 से 21 दिन में आपको याद हो ही जाएगी, है ना। तो ये चौथी टेक्निक है। पांचवी भी बहुत अच्छी टेक्निक है। पांचवी टेक्निक क्या है कि आप अपनी ही आवाज में जितनी भी डेट्स हैं, और प्लस आप समय रेखा जो है, समय रेखा मत भूलना, समय रेखा प्लस जितनी भी डेट्स हैं या फिर जितनी भी ईयर्स हैं, वो आप सब जो है याद कर सकते हो, है ना। फिर क्या करो, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में गानों की तरह सुनते रहो। जब एक गाना जो है, अभी आप बहुत सारे बच्चों को पूछ दिया देंगे ना कि कौन सा अरिजीत सिंह का गाना आया है ना, अभी जो नया गाना आया है, आधी लिरिक्स तो तुम्हें याद होंगी, लिरिक्स याद हो जाती हैं तुम्हें, है ना। गानों की लिरिक्स याद क्यों हो जाती हैं तुम्हें? यही कारण है क्योंकि आप उस गाने को बार बार सुनते हो, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी 6 बारी 10 बारी। तो एक गाने को अगर आप बार बार सुनोगे तो इतने कठिन जो लिरिक्स होते हैं वो 3 से 4 मिनट के गाने के याद हो जाते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट की जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको याद नहीं होगी क्या? मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट की हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो अपनी ही आवाज में वो रिकॉर्डिंग याद करो, और गाने की जगह ना ये रिकॉर्डिंग जो जब भी टाइम मिले, दिन में 1 बारी 2 बारी 3 बारी, ज्यादा नहीं करना, 2 से 3 बारी डेली सुनते रहोगे ना, 5-5 मिनट, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ जो है दिन का 10 मिनट देना है ना। और ईयरफोन्स लगा लेने, ईयरफोन्स नहीं है तो ऐसी स्पीकर ऑन कर देना है, किसी शांत वाली जगह पे जाके बैठ जाना है, और 2 से 3 बारी सुन लो डेली। और ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का काम है। मैं गारंटी से कहता हूं आपको सारी जो डेट्स हैं वो याद हो जाएंगी। तो भाई ये थे 5 तरीके डेट्स को याद करने के। आई होप ये जो सेशन रहा होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा होगा, है ना। चलिए, तो भाई ये आपको करना है, एक बार प्रैक्टिस करना। 5 में से कोई भी तरीका जो है मैं कहूंगा पहला वाला और चौथा 5वां वाला बेस्ट तरीका है। और जब होता है ना कि एक एंड ऑप्शन भी लेके चलना होता है, तो उसके लिए दूसरा और तीसरा तरीका है। क्लियर, नंबर पूरे मिलेंगे सब में, और थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो भाई एंड करते हैं सेशन को। आई होप सारी जो चीजें सेशन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।